नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले बात करेंगे दरभंगा की, जहां दरभंगा एम्स के प्रस्तावित स्थल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गाड़ी से उतरकर इस पूरे स्थल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद नक्शे को भी देखा है। इसके साथ ही वहां मौके पर संजय कुमार झा भी मौजूद थे। उन्होंने उन्हें विस्तार से समझाया। केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डीएमसीएच परिसर में स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया और उसके बाद अस्पताल के अंदर प्रवेश कर अस्पताल में उपस्थित मशीनों का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही डॉक्टर्स से भी उन्होंने बातचीत की। यह भी पूछा कि किस मशीन किस काम में आती है, उसका क्या उपयोग है, और डॉक्टर्स भी उन्हें ये सब बताते हुए दिखे। इसके बाद जेपी नड्डा का डीएमसीएच ऑडिटोरियम में मखाने की माले से स्वागत किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मधुबनी के सांसद अशोक यादव भी मौजूद थे। ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दरभंगा में बहुउद्देशीय स्तर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय का भी धन्यवाद दिया। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने तो धन्यवाद दिया ही, इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां आने से पहले ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और जगह जगह बीजेपी के बैनर और पोस्टर लगाए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोकल लोग भी वहां पर मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में कई अन्य लोगों ने भी वहां पर उनका धन्यवाद दिया। इसके साथ ही इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से उन्होंने कहा कि किस तरह वहां के रहने वाले लोगों को यह सुविधा प्रदान करेगा। वहीं सुल्तानपुर में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव के प्रकरण को विपक्ष विधानसभा उपचुनाव में मुद्दा बनाने की मंशा के साथ आगे बढ़ा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यायालय और मानवाधिकार आयोग से दखल देने का अनुरोध किया है। तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यूपी में कानून का शासन नहीं है। अखिलेश यादव ने मंगेश की बहन प्रिंसी यादव का वीडियो एक्स पर अपलोड करते हुए लिखा कि इस बच्ची के आंसुओं की गवाही के आधार पर न्यायालय और मानवाधिकार आयोग से तत्काल सक्रिय होने का विनम्र आग्रह है। राहुल गांधी ने मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शनिवार की रात राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करके इस्तीफा देने वाले थे। इसके लिए उन्होंने राज्यपाल से समय भी मांगा था, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के मना करने पर वे इस्तीफा देने से रुक गए। यदि सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इस निर्णय से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अवगत भी करा दिया गया, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें तत्काल इस्तीफा देने से फिलहाल फौरी तौर पर रोक दिया है। उत्तराखंड में पुलिस ने राज्य में वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सप्ताह की शुरुआत में देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें जनसांख्यिकी परिवर्तन, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डीजीपी अभिनव कुमार ने शनिवार को कहा कि 2011 के बाद यहां कोई जनगणना नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोगों के बीच, खासकर पहाड़ी जिलों में यह धारणा है कि पिछले कुछ वर्षों में बाहर से लोगों के बसने के कारण जनसांख्यिकी बदल गई है। डीजीपी ने कहा कि राज्य में बसे असामाजिक तत्वों की जांच के लिए कुछ क्षेत्रों में 1 महीने का वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया गया है। इसके पूरा होने के बाद हम जनसांख्यिकी परिवर्तन के बारे में ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।
वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के गढ़मुरिया में शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालय का विधिवत शुभारंभ करते हुए विद्यार्थियों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता के लिए बड़े सपने देखें और उसको साकार करने के लिए पूरे मनोयोग से जुट जाएं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले का ये प्रयास आवासीय विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम करेगा। इस मौके पर कृषि मंत्री और रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया और इसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। छत्तीसगढ़ में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिले और वह आगे बढ़े, इसको लेकर हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, जो वहां पर विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और इस खास मौके पर उन्होंने बच्चों को संबोधित भी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी सरकार लगातार बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और इस शिक्षा में गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही कृषि मंत्री भी वहां मौजूद थे। रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम भी थे, वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी थे, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद के साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस उपलक्ष्य पर यह भी कहा कि शिक्षा के बिना किसी का भी जीवन अधूरा है और छत्तीसगढ़ में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिले, वो हमेशा निरंतर आगे बढ़े, इसको लेकर सरकार प्रायोरिटी पर काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार गुणवत्ता को असरदार बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस विद्यालय के उद्घाटन के मौके पर वहां पर पहुंचा। गढ़मुरिया में शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। जीवन में सफलता के लिए बड़े सपने देखने के लिए उन्होंने बच्चों का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी को गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि रायगढ़ जिले का यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम करेगा। वहीं मथुरा की सांसद और प्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मश्री हेमा मालिनी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जमकर तारीफ की। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नंबर 1 राज्य बनेगा छत्तीसगढ़। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ साय के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ेगा। हेमा मालिनी ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कभी कोई कमी नहीं होगी और न ही कभी फंड की कोई समस्या उत्पन्न होगी। वहीं तकरीबन 10 करोड़ की लागत से मां मुंडेश्वरी इको पार्क बनकर तैयार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वन विभाग की भूमि पर मुंडेश्वरी पार्क को बनकर तैयार होते देख वहां उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। 12 सितंबर को मुख्यमंत्री जिले के धार्मिक महत्व वाले वन विभाग कैमूर द्वारा बनाए गए पार्क का उद्घाटन करेंगे। जल्दी मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन करने के बाद इस पार्क को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। करीब 14 एकड़ में यह पार्क फैला हुआ है। पार्क का उद्घाटन करने के बाद पार्क के ठीक ऊपर पहाड़ी पर जाकर देश की प्राचीन मंदिरों में से एक मां मुंडेश्वरी के मंदिर में वह पूजा करेंगे, जिसके बाद कैमूर जिला के कैनाल जलाशय का भी वह उद्घाटन करेंगे। वहीं सोनभद्र में माता काली का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है कि जैसे ही कोई मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है कि कोई शक्ति उसके आसपास है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ आते ही मां काली उसके सारे संकट खत्म कर देती है। सोनभद्र के जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामगढ़ में ऐतिहासिक काली माता का मंदिर है। यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है कि यहाँ पर प्रवेश करने में ही
श्रद्धालुओं को अलौकिक शक्ति की अनुभूति होती है। यह मंदिर करीब 45 वर्ष पुराना है। मंदिर के प्रधान पुजारी ने कहा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और वो जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत मां काली पूरा कर देती है। इस मंदिर परिसर में एक ही जगह एक बेल और एक नीम के पेड़ है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस काली माता के मंदिर में आता है वह इस बेल और नीम का पत्र तोड़कर मां काली के पैरों में चढ़ा देता है और एक नारियल इस पेड़ में बांधकर अपनी मन्नत मांगता है तो उसकी मन्नत मां काली पूरी कर देती है। इसके साथ ही उसके घर परिवार पर जो भी बाधा होती है वह मां काली की कृपा से दूर हो जाती है। मंदिर के प्रधान पुजारी अशोक कुमार ने बताया कि हर नवरात्रि में यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मां काली का दर्शन पूजन करते हैं और मां काली का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इनका तो निर्माण आज 40 वर्षों से हो चुका है, 40 वर्ष लगभग। यहाँ की मान्यता ये है कि लोग आते हैं, अपना मनोकामना उनका पूर्ण होता है, श्रद्धा भाव से आते हैं। जिस मनोकामना से लोग आते हैं उनकी श्रद्धा उस तरह की भावना पूर्ण होती है। तो लोग काफ़ी तादाद में आते हैं, लोग दर्शन करते हैं। माँ का दर्शन करके अपने को धन्य, अपने को कृतार्थ महसूस करते हैं कि माँ का दर्शन हमें हुई। और लोगों की श्रद्धा भाव ही यहाँ का जो भी होता है। यहाँ पे लोग लौंग कपूर जलाते हैं, माँ का अर्जी विनती लगाते हैं माँ के सामने। लोगों का अपनी अपनी जो आस्था जिस तरह से लोग लेकर के आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण माँ करती है। जनपद सोनभद्र के जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो नगरवासियों के सामने सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपको बता दें कि सोनभद्र नगर में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर ओवरब्रिज का निर्माण तो हो गया, लेकिन ओवरब्रिज के नीचे सर्विस लेन 10 वर्षों में भी नहीं बन सका, जिसकी वजह से बारिश होने के बाद पूरा सर्विस लेन तालाब में तब्दील हो जाता है और सड़क पर गड्ढे होने की वजह से आए दिन बाइक सवार गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। आपको बता दें कि इसी रास्ते से कई मंत्री, विधायक और अधिकारी भी आवागमन करते हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं उन्हें दिखाई नहीं देती। जनपद सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र जनपद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले जनपद में गिनती होता है, लेकिन सोनभद्र के विकास की बात करें तो विकास की ज़मीनी हकीकत कुछ इस प्रकार बयां करती नज़र आ जाती है। आपको बता दें कि यह जनपद सोनभद्र का यह सोनभद्र मुख्यालय है। आप देख सकते हैं कि हल्की सी बारिश होने के बाद यहाँ की सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील होती दिखाई देती हैं। आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद पूरी तरीके से प्राकृतिक वादियों से भरा हुआ है, लेकिन सोनभद्र के प्राकृतिक वादियों का नज़ारा अगर लेना है तो आप सोनभद्र के ओवरब्रिज यानी रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय पर बना ओवरब्रिज के नीचे सर्विस लेन पर आप आ जाएं। यहाँ पर आपको लापरवाही की वजह से झरना भी देखने को मिल जाएगा, तो वही झील भी देखने को मिल जाएगी। जरा गौर करें कि इसी रास्ते से जनपद सोनभद्र के समस्त अधिकारी व जनप्रतिनिधियों का भी आवागमन होता है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक की समस्या का कोई भी अधिकारी संज्ञान नहीं लेता। आपको बता दें इस सर्विस लेन के किनारे जितनी भी दुकानें हैं, बारिश होने के बाद नाली का गंदा पानी लोगों के घरों व दुकानों में घुस जाता है। और जरा गौर करें कि यह पब्लिक कितनी समस्याओं से गुजर रही है, लेकिन नेताओं द्वारा जो बड़ा बड़ा वादा किया जाता है उन वादों पर अमल नहीं करते। आलोकपति तिवारी, एपीएन न्यूज, सोनभद्र। मुरादाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 20 तमंचे, 30 अर्धनिर्मित तमंचे और तमंचे बनाने के अन्य उपकरण बरामद किए हैं। गैंग का सरगना मैनेजमेंट कॉलेज का छात्र है। बता दें कि दिल्ली रोड स्थित लोदीपुर में सत्येंद्र IFTM यूनिवर्सिटी का यह छात्र है। रामपुर जिले के रहने वाले सत्येंद्र को गैंग बनाने का शौक है। सत्येंद्र कॉलेज में दादागिरी करना चाहता था, इसलिए उसने अवैध असलहे इकट्ठा करने के लिए साहिल और समीर के जरिए रियासत से संपर्क साधा। रियासत पहले भी असलहे फैक्ट्री के चक्कर में जेल जा चुका है। रियासत अपने घर की छत पर तमंचा फैक्ट्री संचालित कर रहा था। रियासत का बड़ा भाई मुरादाबाद में तमंचा बनाने का बेताज बादशाह था। उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। वह कोर्ट में अपने अंधेपन की दलील देकर छूट जाता था।
बंदूक तो लोग शौक के लिए रखते हैं, खौफ के लिए तो गैंग का नाम ही काफी है। नाम है 888। जी हां, मुरादाबाद की मझौला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुरादाबाद की मझौला पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो अवैध शस्त्र का कारोबार करता था। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पर 20 बने और 30 अधबने तमंचे, साथ ही भारी मात्रा में तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर हो, लेकिन कानून की नजरों से बच पाना मुश्किल है। अपने सहयोगियों के साथ रूपक त्यागी, एपीएन न्यूज, मुरादाबाद। बदायूं के थाना सहसवान क्षेत्र के गांव में नाबालिग लड़की को अकेला पाकर एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसकी शिकायत लड़की के पिता ने पुलिस से की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर सीओ सहसवान और एसओ सहसवान के संयुक्त प्रयास से आरोपी बबलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। यूपी के कुशीनगर जिले में एक 60 साल के अधेड़ व्यक्ति ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीण पहुंचे और आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने और माहौल बिगड़ने की आशंका पर 3 थानों के थानाध्यक्ष, सीओ और एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने के बाद बच्ची और उसके परिजनों को थाने लेकर चले गए। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। खड्डा थाना क्षेत्र के गांव निवासी पूर्व प्रधान का भाई है। शनिवार की शाम पड़ोसी गांव पहुंचा और 6 वर्षीय बच्ची को गांव से 500 मीटर दूर नहर पर मछली दिलाने के बहाने ले गया। नहर की पटरी पर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। इस दौरान बच्ची जब शोर मचाने लगी तो कुछ लोग वहां पर पहुंच गए। इस पर आरोपी भागने लगा। भागते हुए आरोपी कलीमुल्लाह को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसके साथ ही बच्ची के परिजन ने पुलिस को उसके बारे में सूचना दी। आरोपी को मारते पीटते हुए गांव में बैठा लिया गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला 2 समुदाय से चूंकि जुड़ा था और माहौल बिगड़ने की आशंका थी, इसके बाद थानाध्यक्ष अनिल सिंह ने इसकी जानकारी सीओ उमेश भट्ट को दी। वहीं भारत नेपाल सीमा पर बनबसा के पास बीजेपी के विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई को एसएसबी द्वारा गिरफ्तार करने के मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने कहा कि मामले को सरकार में दबाने का प्रयास किया गया है। आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। हरीश रावत ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा और राज्य के सामाजिक और राजनीतिक मामलों को लेकर प्रदेश के राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे और उनके सामने तथ्यों को रखेंगे। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर बीजेपी विधायक के भाई की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। जहां एक और बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। विधायक के भाई सतीश नैनवाल और उनके ड्राइवर दिनेश चंद्र के पास से बनबसा में भारत नेपाल सीमा के पास चेकिंग के दौरान 7.65 mm के 40 जिंदा कारतूस और अवैध सामग्री पकड़ी गई। उत्तराखंड के त्रिजुगी नारायण समेत केदारनाथ इलाके के कई गांवों में पोस्टर लगे हैं जिनमें लिखा है कि गैर हिंदू अथवा रोहिंग्या मुसलमानों और फेरू वालों का गांव में व्यापार करना अथवा घूमना वर्जित है। अगर गांव में कभी भी इस तरह के कोई व्यक्ति मिलता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। त्रिजुगी नारायण के रहने वाले स्थानीय लोगों के अनुसार अब पानी सर से ऊपर हो चला है। इलाके में कई चोरी की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद मजबूरन उन्हें यह फैसला लेना पड़ा है। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में आदमखोर भेड़िए और तेंदुए द्वारा लोगों को निशाना बनाने की खबरें सामने आ रही हैं। लोग तेंदुए और आदमखोर भेड़िए के खौफ में जीने को मजबूर हैं। मुरादाबाद में खूंखार कुत्तों का भी आतंक अब बरकरार है।
विगत 2 दिन पहले ही ठाकुरद्वारा थाना इलाके में घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। मुरादाबाद के मंडलीय अस्पताल में कुत्तों के शिकार हुए मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। अधीक्षक और मंडलीय अपर निदेशक डॉक्टर संगीता गुप्ता की माने तो जिला अस्पताल में रोज 50 एंटी रेबीज के मरीज पहुंच रहे हैं। जून माह में 1488 मरीज, जुलाई में 1273 मरीजों को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया, जिसमें 30 से 40% ऐसे मरीज थे जिन्हें सिरम भी लगाना पड़ा। ये वो मरीज होते हैं जो खूंखार कुत्तों का शिकार होते हैं। कुछ महीनों से एंटी रेबीज के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मरीजों की लगातार हो रही बढ़ोतरी से नगरपालिका और नगर पंचायतों के उन दावों की पोल खुलती है जिनमें यह कहा जाता है कि प्रशासन कुत्तों को पकड़कर नसबंदी के टीके लगा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी को अपने पेट और अपनी भूख की चिंता है, लेकिन छात्र छात्राओं की चिंता उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। यही कारण है कि खेलो झारखंड के लिए खेलने आए छात्र और छात्राओं ने पूरे व्यवस्था पर ही गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। मामला बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड से सामने आया। जानकारी के मुताबिक नावाडीह स्थित स्टेडियम में खेलो झारखंड के तहत खेल का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न विद्यालय से आए छात्र छात्राएं शिरकत करने पहुंचे थे। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक छात्र छात्राएं खाली पेट खेलने को मजबूर रहे। हालांकि नवाडीह के बीपीओ कुमार वेंकटेश्वर बच्चों के भोजन की परवाह किए बगैर खुद कमरे में बैठकर खिचड़ी खाते हुए नजर आए। खेलने आई छात्राओं ने कहा कि यहाँ जब हम लोग 9 बजे सुबह पहुंचे, उसके बाद से भूखे पेट ही खेलते रहे। मेडिकल के लिए भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। छात्रों को लेकर आए शिक्षक ने भी छात्रों द्वारा आरोप लगाने की बात को सही कहा, जबकि बीपीओ ने कहा कि सभी के लिए खाना उपलब्ध है, लेकिन भरपेट खाना खाने से खेल नहीं सकते, इसलिए उन्हें खाना लेट दिया गया। ये बीपीओ साहब का तर्क है। बोकारो के सेक्टर 4 में मजदूर मैदान के गणेश पूजा कमेटी के लोगों के साथ नगर सेवा भवन से आए बिजली विभाग के अधिकारी और सिक्योरिटी कर्मचारियों के साथ नोकझोंक हो गई। मजदूर मैदान में गणेश पूजा समिति का उद्घाटन समारोह हो रहा था और बिजली विभाग के अधिकारी यहां बिजली काटने पहुंच गए, जहां दोनों तरफ से काफी नोकझोंक हुई और मामला सेक्टर 4 थाने पहुंच गया। पुलिस ने इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर किसी तरह मामले को शांत करवाया। नगर सेवा भवन के सिक्योरिटी अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि रूटीन जांच के तहत बिजली विभाग के अधिकारी यहां से आ रहे थे, जहां अवैध बिजली कनेक्शन को लेकर काम हो रहा था, वो अपना काम कर रहे थे। वहीं पूजा समिति के लोगों ने कहा कि नगर सेवा भवन किसी के दबाव में आकर यह कार्रवाई करने पहुंचे थे, मगर यहां किसी की तरह की अवैध बिजली कनेक्शन नहीं की गई है। इनकी मंशा बस पूजा को डिस्टर्ब करना था और इसलिए लोगों ने उनका विरोध किया। गणेश चतुर्थी पर पूरे देश के साथ साथ बोकारो में भी भगवान गणेश की धूमधाम से पूजा अर्चना की जा रही है। गणपति बप्पा मोरया के नारे गुंजायमान हैं। इसके साथ ही बोकारो के सेक्टर 4 में गणेश मंडली के द्वारा डिज्नीलैंड के स्वरूप में बनाए गए भव्य पंडाल में भगवान गणेश की 30 फुट लंबी भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है और इसके बाद यहां पूजा अर्चना शुरू हो गई। इस पूजा पंडाल का उद्घाटन धनबाद से सांसद ढुल्लू महतो, उसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और बोकारो से बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान तीनों ही नेताओं ने भगवान गणेश की आरती करते हुए पूजा अर्चना की और बोकारो के साथ पूरे झारखंड के सुख समृद्धि की कामना की। जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो की तरफ से बोकारो चास प्रखंड के बिजुलिया उच्च विद्यालय में विधिक सेवाएं सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। जिले के सभी प्रखंड में इसका आयोजन किया गया है। इसमें काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का स्वीकृति पत्र और राशि भी दी गई। इस मौके पर प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के बोकारो अरविंद कुमार ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से आम गरीब लोगों को लाभ मिलता है। अज्ञानता और कम पढ़े लिखे होने के कारण लोग इस मामले में उलझ जाते हैं और इस तरह के शिविर में लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा शनिवार को रांची पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। देश की आम जनता नरेंद्र मोदी सरकार को नकार रही है। पीएम मोदी के 400 पार का नारा भी खोखला साबित हुआ। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ तो रही है, लेकिन वह हारने जा रही है। डी राजा ने कहा कि ऐसे में झारखंड में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए मजबूत महागठबंधन की जरूरत है। डी राजा ने कहा कि आज महंगाई, बेकारी, भूखमरी से जनता त्रस्त है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के एजेंडे में ये मुद्दे हैं ही नहीं। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।